हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में 275 प्रश्न पूरे हुए थे कल। आज हम शुरू करेंगे 276 नंबर प्रश्न से 276 से। ठीक है, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए खास करके, और भी अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ भी इतिहास से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 276। प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आर्यों ने सिंधु लोगों को डायसिस कहा था। सिंधु लोगों को मतलब सिंधु के जो लोग थे उनको डायसिस कहा था आर्यों ने, तो बात तो सही है। ठीक है, दूसरा है शुरुआती आर्यों ने खुद को विदेशी हमलों से बचाने के लिए लकड़ी के बड़े महल बनाए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो विदेशी हमलों से बचाने के लिए लकड़ी के बड़े महल बनवाए थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है कि उनके पास धन के रूप में मवेशी और जमीन दोनों थे। मवेशी तो थे लेकिन जमीन नहीं थी। आपको पता है कि उसमें युद्ध जो होते थे उनको बोलते थे गवेषणा का युद्ध, गवेषणा बोलते थे, गवेषणा बोलते थे। गवेषणा का मतलब क्या होता है कि गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे उस समय। ठीक है, अब गायों के लिए युद्ध क्यों लड़े जाते थे? इसलिए क्योंकि उनके अर्थव्यवस्था का एकमात्र साधन थे यही सब। ठीक है, चलिए, तो मवेशी गायों के लिए लड़ी जाती थी युद्ध, गवेषणा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, और जमीन तो उनके पास नहीं थी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सही उत्तर क्या हो गया इसका? ए, क्योंकि सही पूछा गया था इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ए है। देखते हैं क्या है। आर्य ने सिंधु लोगों को डायसिस कहा था, बात सही है। प्रारंभिक आर्य लोग जो थे वो खाना बदोश थे। प्रारंभिक आर्य खाना बदोश थे, स्थायी बस्तियां वो लोग नहीं बनाते। मतलब भाई घुमक्कड़ आदमी, घुमक्कड़ लोग जब थे, उनका आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे, तो स्थायी बस्ती कैसे बनाएंगे, और बनाने का मतलब क्या रहेगा उनको। ठीक है, दूसरे अगला है कि धन का स्वामित्व जो होता था मवेशियों के संदर्भ में था। धन का जो स्वामित्व था वो मवेशियों के संदर्भ था, ना कि भूमि के संदर्भ में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का उद्देश्य है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स। तो भाई ये क्या है? ये व्यवसाय शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को सक्षम करना है। उद्देश्य पूछा गया है, ध्यान रखना है। एमएसएमई द्वारा शुरू किए जा रहे आर्थिक संकट को कम करना है। नाबार्ड के माध्यम से किसानों को कार्यशील पूंजी निधि प्रदान करना है, या फिर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बी वाला। क्यों? एमएसएमई द्वारा किए जा रहे आर्थिक संकट को कम करना किसका उद्देश्य है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का। ठीक है, सही उत्तर बी है इसका। हाँ, देखते हैं क्या है ये। ECLGS योजना को कोविड-19 की वजह से, ध्यान रखना है, कोविड-19 की वजह से अभूतपूर्व स्थिति और परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के कारण एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में तैयार किया गया है, जिसने MSME क्षेत्र में विनिर्माण और अन्य गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। किसने किया प्रभावित? कोविड-19 और लॉकडाउन ने। ठीक, इसका उद्देश्य है कि MSMEs के द्वारा सामना किए जा रहे आर्थिक संकट को कम करने के लिए उन्हें अधिकतम रुपए, मतलब पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए देना, प्रदान करना, या सहायता देना या सहयोग देना।
ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जेम, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, इसका उद्देश्य क्या है कि सभी के लिए शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो इसको जारी कौन करता है? जारी करता है इसको यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये है इसका सही उत्तर, यूनेस्को जारी कर रहा है। ठीक, अब देखिए 2002 में वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट क्या भाई, 2002 में स्थापित GEM रिपोर्ट एक संपादकीय स्वतंत्र रिपोर्ट है। 2002 में स्थापित हुआ है, एक संपादकीय स्वतंत्र रिपोर्ट है ये, ठीक है, जिसे यूनेस्को द्वारा होस्ट और प्रकाशित भी किया जाता है, दोनों काम यही कर रहा है। 2015 विश्व शिक्षा मंच में इसे 160 सरकारों ने निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए जनादेश मिला है। मतलब 2015 का विश्व शिक्षा है जो, उसमें 108 देशों को उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक, तो 2002 में स्थापित किया गया संपादकीय स्वतंत्र रिपोर्ट है। होस्ट प्रकाशित कौन कर रहा है? यूनेस्को करता है, इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ और ज़्यादा नहीं। ये आपको पता होगा ये वाला प्रश्न। कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है इसमें? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, म्यांमार इसमें नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। अब हम बता दें कि सार्क की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1985 में। ठीक है, महीना है दिसंबर और तारीख है 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई है सार्क की, और इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। म्यांमार इसमें नहीं है शामिल। ठीक है, देखते हैं। इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश भी है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है और पाकिस्तान, फिर श्रीलंका भी है इसमें। ठीक है, तो अफगानिस्तान हम क्या कहाँ से लें? बांग्लादेश से उठाते हैं। चलो बांग्लादेश से हम थोड़ा सा मेघालय असम को पार करेंगे, भूटान से हम सिक्किम को पार करके नेपाल पहुंच गए, नेपाल से हम सीधा जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, वहाँ से जम्मू कश्मीर क्यों जाए, उत्तराखंड से ही हम निकल जाएंगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, निपट गए इधर। अब बचा क्या? मालदीव और श्रीलंका, दो देश का नाम ध्यान रखना है बस, जो कि दक्षिण में पड़ रहे हैं हमारे, बाकी सब ऐसे ही हैं। ठीक है ना। चलिए दक्षेश जो है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ये ध्यान रखना है। क्या है? क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। यह किफायती और क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो भू राजनीतिक संघ है, अंतर सरकारी संगठन है, किफायती क्षेत्रीय एकीकरण के विकास को बढ़ावा देता है। कौन? सार्क। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना हमें। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक राष्ट्रीय उद्यान, एक टाइगर रिजर्व और एक विश्व धरोहर स्थल है। सही है क्या? सही बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व भी है, विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है। दूसरा है यह एविफ्यूनल प्रजातियों के संरक्षण के लिए, एविफ्यूनल नाम याद रखना है इसको, कि संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। तो अब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व हो गया, विश्व धरोहर स्थल हो गया और बर्ड लाइफ, ये पक्षी अभयारण्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई दूसरा स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। एविफ्यूनल प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या किया है? महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया। ठीक, यह दुनिया के महान 2 सींग वाले गैंडे
दो सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं क्या, कि एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है सी, ठीक है ना। अब आपको चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। इसका सही उत्तर है सी, सी इसका सही उत्तर। हाँ, देखते हैं क्या है। असम के गोलाघाट है, कार्बी आंगलोंग, नगांव, नौगांव है, गलती से हो गया, नौगांव जिला है, ठीक है। तो गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, नौगांव जिले में राष्ट्रीय उद्यान है ये। यह दुनिया के महान एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है, दो सींग वाला नहीं, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा 2/3 भाग की मेजबानी कर रहा है। यह विश्व धरोहर स्थल भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यह एविफ्यूनल प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसको कुछ इसके बारे में फैक्ट्स बता दें तो भाई, यहाँ से नदी बह रही है, नदी का नाम क्या क्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क से नदी कौन कौन सी बहती है, याद होगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्रा, डिफलू, मोरा डिफलू, मोरा डिफलू और मोरा धनश्री भी है यहीं पे, ठीक है। क्या है, मोरा धनश्री। ये नदियां बहती हैं कहाँ से, काजीरंगा नेशनल पार्क से। ब्रह्मपुत्र, डिफलू, मोरा धनश्री, ये 4 नदियां बहती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को ऐसे नहीं जाने दे सकते, ठीक है, क्योंकि इनकी सहायक नदियों के बारे में पता होना जरूरी है। तो इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है भाई। पहली बात तो ये तिब्बत यरलुंग जांगबो आंगसी ग्लेशियर नाम है, यरलुंग जंगबो, जंगबो भी नाम है, यरलुंग जंगबो या फिर आंगसी ग्लेशियर, दोनों नाम इन्हीं के एक ही हैं, आंगसी ग्लेशियर या यरलुंग जांगबो। यहां से ये निकलती है तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, नाम है तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में नाम है सांगपो, ठीक है। जब ये भारत में प्रवेश कर रही है तो भारत में प्रवेश कहाँ से कर रही है, अरुणाचल प्रदेश से, एपी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और वहाँ पे नामचा बरवा है पर्वत, नामचा बरवा कहाँ है, जहाँ से भारत में प्रवेश कर रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ नामचा बरवा से क्या करती, बहुत तीखा घुमाव लेती है, कैसे, यू आकार में, ठीक है। मान लीजिए ये आपका तिब्बत का पठार है, यहाँ से आ रही ऐसे, ऐसे आई अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से वो सीधा ऐसे घूम जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ध्यान रखना, यू आकार में सीधा मूर्ति कहाँ से है, नामचा बरवा से। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो नाम रहता है इसका दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है तो इसका नाम है दिहांग, ब्रह्मपुत्र नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अभी ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से चल रही है, आगे पहुँचती है आसाम में। जब ये आसाम में पहुँचती है तो नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ नाम हो रहा है इसका, आसाम में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत गुम्फित मार्ग बनाती हुई बहती है, कहाँ, आसाम में, ठीक है। गुम्फित, गुम्फित मतलब घूमती रहती है, ठीक है ना। तो गुम्फित मार्ग बनाती हुई आसाम में बहती है, अपने गुम्फित मार्ग बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, क्या उन्हें कौन कौन सी हैं सहायक नदी भाई, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, लगभग तो यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। और ऐसी नदी, ऐसी सहायक नदी पूछी जाती है जिसका आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो हो सकता है जयमोली है, जयमोली, तिस्ता, जयमोली, तिस्ता, देहा, कामेंग,
सुबनसिरी, धनसिरी, देहांग, दिसांग, संकोश और लोहित, ये सारी नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। तो कौन कौन सी? जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, देहांग, दिसांग, संकोश और लोहित। ठीक है, ये सारी नदियां कौन सी, किसकी सहायक हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। चलिए, इतना आपको ध्यान हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, नहीं नहीं, प्रश्न पढ़ना स्टेटमेंट को और यह बताना है ये जो शब्द ऊपर बोले गए वो किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, पौधे को आमतौर पर डांसिंग लेडीज, ध्यान रखना है, या हंस के फूल, डांसिंग लेडीज, नृत्यरत, नृत्यरत स्त्री, हिंदी में बोल सकते हैं इसको, या फिर हंस के फूल भी कहते हैं इस पौधे को आमतौर पर, नृत्यरत स्त्री या डांसिंग लेडीज और या हंस के फूल कहते हैं। इस संयंत्र के संग्रह के शुरुआती रिकॉर्ड 1862-70 की अवधि के बीच के थे और हाल ही में फिर से खोजे गए हैं। ठीक है, ध्यान रहा। दूसरा, पहला स्टेटमेंट दूसरा पढ़ लिया हम। तीसरा है, इस पौधे की विशेषता है कि इसके सफ़ेद ओर्स होते हैं, गैर परिशिष्ट पंख होते हैं और पीले होठ होते हैं। अब ऐसा क्या चीज़ है ये? इसका नाम क्या है? नीला कुरिंजी है, स्ट्रोबिलेंस कुंथियाना है, सेना स्पेनिश बिलिटी है, या ग्लोबबा एंडरसनिया है। एंडरसनिया है, सानिया नहीं, सनिया। वो मूवी में सनिया वाला नहीं, सनिया नहीं, ठीक है, मूवी वाली सनिया नहीं। तो ग्लोबबा एंडरसनिया नाम है इसका। ठीक है, तो ग्लोबबा एंडरसनिया जो है इसको डांसिंग लेडीज, हंस के फूल बोलते हैं। इसके शुरुआती रिकॉर्ड 1862-70 मिले थे, फिर अभी ये जल्दी में खोजा गया है। सफ़ेद ओर्स, गैर परिशिष्ट पंख, पीले होठ इसकी विशेषता है। अब कहाँ पे खोजा गया इसके बारे में देखते हैं। सही उत्तर ए है, हाँ, ठीक है। देखिए, शोधकर्ताओं की एक टीम ने क्या किया, तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास, तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय से ग्लोबा एंडरसनिया सनाई लिखा गया है, एंडरसनिया नामक दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधों की प्रजातियों को फिर से खोजा है। ध्यान रखना है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं ये और दुर्लभ भी हैं। इसे डांसिंग लेडीज, हंस के फूल कहते हैं। ग्लोबा एंडरसनिया सफ़ेद नॉन गैर अपेंडेड एनिवर्स, एक पुंकेसर का हिस्सा जिसमें पराग होता है, इसको बोलते हैं गैर अपेंडेड एनिवर्स, गैर अपेंडेड एनिवर्स बोलते हैं। एक पुंकेसर का हिस्सा होता है जिसमें पराग होता है। ठीक, और पीले होठ की विशेषता, यह प्रजाति मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है। ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है वो प्रश्न ना करके इस ये व्याख्या को दे दी। तो तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित, जिसमें सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित, प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, चलिए इतिहास से संबंधित है। अशोक के इसमें बताना सही नहीं है कौन सा। तो अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने मंजूरी दी थी। बात सही है क्या? 1837 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने मंजूरी दी थी क्या? 1837 तो सही है, लेकिन कनिंघम नहीं, प्रिंसेप थे। कौन थे? प्रिंसेप नाम है इनका। ठीक है, कनिंघम नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा, द एक्स रॉक एडिशन ने कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण दिया है, तो गलत दूसरा भी है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। देखते हैं सी इसका सही उत्तर है। देखते क्या है। अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, नष्ट नहीं किया था, पढ़ा था। ध्यान रखना। 13 नंबर इसको बोलते हैं 13, XIII को बोलते हैं 13। ये रोमन अंक है, रोमन अंक की गिनती है ये नॉर्मल हमारी गिनती। ठीक, तो रॉक एडिक्ट कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण
देता है 13 नंबर, ठीक है ना। 13 नंबर शिलालेख जो है, स्तंभ शिलालेख जो है, वो कलिंग के साथ अशोक के युद्ध के बारे में विवरण देता है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही है। तो अशोक ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजदूत के रूप में डेमेकस प्राप्त किया था। गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है, गलत बात नहीं, स्टेटमेंट गलत है। तो सीरिया के राजा से जो एंटियोकस प्रथम, सीरिया का राजा था एंटियोकस प्रथम, उसने राजदूत भेजा था डेमेकस के रूप में, ठीक है। किसके दरबार में भेजा था? इनके दरबार में नहीं, इनके पिताजी के दरबार में भेजे थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, ठीक है ना। शराब अंजीर अंजीर यही सब यही लेके आया था डेमेकस, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अशोक ने 240 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। सही है या गलत है? तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि तीसरे में बुलाए थे ये, दूसरे में नहीं तीसरे में, तीसरी बौद्ध संगीति में इन्होंने बुलाया था। चलिए तो दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हो गए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। डी इसका सही उत्तर, हाँ दोनों ही गलत हैं। बिंदुसार थे इनके पिताजी, उनके दरबार में एंटियोकस प्रथम का राजदूत आया था डिमेकस, ठीक। संघ को मजबूत करने के लिए अशोक ने 240 ईसा पूर्व में तो किया था, पाटलिपुत्र में भी किया था, लेकिन तीसरी बौद्ध संगीति थी, अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। मोगलीपुत्र तिस्स ने तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 240 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में अध्यक्षता की थी, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। अमात्य का चयन करने की विधि कौटिल्य, कौटिल्य है, कौटिल्य नहीं, कौटिल्य, कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से दी गई है। बात सही है, सही है। फिर अमात्य का चयन करने की विधि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से दी गई है। मजबूत सेना होने के बावजूद मौर्य साम्राज्य के बाद पास नेवी विंग का अभाव था, ऐसा तो कहीं है नहीं लिखा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। तो सही उत्तर हो गया ए, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ए सही उत्तर है इसका, ठीक है। अमात्य का चयन करने की विधि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से दी गई, सही बात है। यूनानी लेखक हैं प्लिनी, प्लिनी के बारे में सुना होगा। मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। इन चार के अलावा पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ के अलावा इनके पास नौसेना और परिवहन आपूर्ति भी थी, नौसेना भी थी इनके पास, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो प्लिनी ने बताया है इनकी सेनाओं के बारे में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि इसमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। मिनांडर या फिर मिलिंद, मिलिंद या फिर मिनांडर नाम है इनका। कहा गया कि शुंगों को हराकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। बात सही है कि गलत है? तो हमने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है कि मिनांडर ने कहीं शुंगों को हराया होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। दूसरा है, कनिष्क को विक्रम युग और शक युग दोनों का संस्थापक माना जाता है। विक्रम युग क्यों मानेंगे, ठीक है। तो शक युग, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब देखिए शुंगों को हराए थे कौन? शुंग हराए नहीं थे। शुंगों ने किसको मारा? बृहद्रथ को। पुष्यमित्र शुंग बना शासक। जो पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक था शुंग वंश का, उसकी हत्या की थी कण्व वंश का शासक था। कण्व वंश की स्थापना हुई है, ठीक है। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुधर्मन, उसकी हत्या की थी किसने? सातवाहन। उसके ऊपर सातवाहन की स्थापना हुई, सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई? गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या? सही नहीं पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए, मेनांडर की अपनी राजधानी सकला
आज का सियालकोट पंजाब में है। तो सगला थी उस समय। वास्तव में उसे वसुमित्र ने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने से रोक दिया था। कौन? वसुमित्र, शुंग, वसुमित्र। वसुमित्र ने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने से रोका किसको? मेनांडर को। ठीक है। कनिष्क जो था शक युग का संस्थापक था और विक्रम युग का नहीं था। ध्यान रखना है, शक वंश, शक संवत का संस्थापक रहा कनिष्क। और कनिष्क के टाइम पीरियड में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। कहाँ पे किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में। कौन थे अध्यक्ष? अश्वघोष और वसुमित्र, यही हैं। ठीक है ना। वसुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में वहाँ थे मौजूद। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या प्रश्न। विचार करके बताना सही कौन सा है। ठीक है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने कनिष्क का दरबार सुशोभित किया था। बौद्ध विद्वान है, कनिष्क के दरबार को सुशोभित किए थे। नागार्जुन ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किए थे, बात सही है। ठीक है। कनिष्क ने अश्वघोष की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। अश्वघोष नहीं थे कि थे? आपको बताना है। अश्वघोष नहीं थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सही उत्तर हो गया ए। ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या ए है इसका सही उत्तर। हाँ ठीक है। देखिए कनिष्क में नागार्जुन हैं, अश्वघोष हैं, चरक हैं, वसुमित्र और कई सारे दार्शनिक रहे, उनको संरक्षण दिया था कनिष्क ने। ध्यान रखना नाम कौन कौन है। नागार्जुन, अश्वघोष, चरक, वसुमित्र, ये सब ध्यान रखना नाम। कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद को वसुमित्र थे, हम बताए थे ना, कुंडलवन श्रीनगर के पास में रखा था। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में समाज के बारे में बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो चोल साम्राज्य के बारे में हमको बताना है। देखते हैं, शैव और वैष्णववाद दोनों चोल काल के दौरान पनपते रहे, बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। बाद के शाही परिवारों में सती प्रथा अनुपस्थित थी, ये गलत है। ठीक है ना। बाद के चोल काल के शिलालेखों में जाति के दो प्रमुख विभाजनों का उल्लेख है, यह भी बात सही है। तो दोनों पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बी। ठीक है। शैव और वैष्णव के बारे में आपको पता होगा। चलिए नहीं पता होगा तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ध्यान से उसको अच्छे से देखिए। बी इसका सही उत्तर है। चलिए, चोल काल के दौरान शैविज्म मतलब शैववाद और वैष्णववाद दोनों फलते फूलते रहे। चोल राजाओं और रानियों के संरक्षण के साथ कई मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। ठीक है। राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम के बारे में आप सुने होंगे नाम। ठीक है ना। शाही परिवार में सती प्रथा प्रचलित थी। चोल शासन के बाद के काल के शिलालेखों में वलंगई और इडंगई, कौन कौन? वलंगई और इडंगई, ध्यान रखना है कि जातियों के बीच दो प्रमुख विभाजनों का उल्लेख है। तो वलंगई और इडंगई है, ये दोनों जातियों के बीच में दो प्रमुख विभाजनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारत में रॉक कट मंदिर पल्लवों द्वारा शुरू किए गए थे, याद होगा, रथ मंदिर हमारे। तो कब से स्टार्ट हुआ है? पल्लवों के शासन काल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तो बात तो सही है। दूसरा है, पंच पांडव रथ मंदिर 5 अलग अलग शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखंड मंदिर हैं। अखंड मंदिर है, सही बात है, क्योंकि एक ही पत्थर से वो मंदिर तराशे गए हैं। ठीक है। वो अलग अलग शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन अखंड हैं वो। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। रॉक कट मंदिर पल्लवों द्वारा शुरू किया गया था, बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए अगला व्याख्या देखते हैं कि सही उत्तर सी है। ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। पल्लवों ने चट्टान से मंदिरों की खुदाई की कला पेश की। वास्तव में मंदिर वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली रही है वो पल्लव शासन में शुरू हुई है। ठीक है। द्रविड़ शैली पल्लव शासन में शुरू हुई, इसलिए द्रविड़ शैली को
पल्लव शैली भी कहते हैं। ठीक है, एक राजसिंह शैली भी है, तो राजसिंह शैली भी पल्लव कालीन ही है, क्योंकि वो नरसिंह वर्मन प्रथम राजसिंह के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए उसको राजसिंह शैली कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, हमने वीडियो में बता रखा है पहले, तो उसको भी आपको देखना होगा सही से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, 5 रथ जिन्हें लोक रूप से पंच पांडव है, पंच पांडव है। ठीक है, पंच पांडव रथ कहा जाता है। मंदिर की वास्तुकला की 5 अलग अलग शैलियों को दर्शाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्यों के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक हैं। उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना हमें। तो भाई कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। ऐहोल शिलालेख उनके द्वारा जारी किया गया था, जो उनके शासन काल का वर्णन करता है। तो बात तो पूरी सही है, बात तो सही है कि ऐहोल अभिलेख जो है वो इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। इसमें उनके शासनकाल का पूरा वर्णन दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय की। दूसरा है, वह नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से हार गया था। पुलकेशिन द्वितीय, अच्छा सही नहीं है, बताना हमें। ठीक है, हाँ, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऐहोल शिलालेख हर्षवर्धन से हार गया था। पुलकेशिन द्वितीय नहीं हारा था, हर्षवर्धन हारा था। ठीक है, हाँ, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है ना, और हर्षवर्धन कौन है, राष्ट्रकूट शासक है मेरे ख्याल से। चलिए बी है, देखते हैं क्या है। हाँ, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा के तट पर हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ना कि हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव राजवंश के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, देखते हैं कौन सा कथन सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये गलत हुआ, 1 और 2 ही स्टेटमेंट हैं इसमें। ठीक है ना, वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सेना से हार गया था। कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सेना से हार गया था, ऐसा है, गलत है। ठीक है, दूसरा है, वह शहर के संस्थापक थे महामलपुर, और उनके शासनकाल के दौरान अखंड मंदिर बनाए गए थे नरसिंह वर्मन प्रथम के ही। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो सही उत्तर क्या है, सही पूछा गया है इसमें, तो सही उत्तर है बी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते क्या है। सही उत्तर बी है। हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता महान पहलवान। वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथों अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था। कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय पर उनकी जीत का उल्लेख कूर्म तांबे की प्लेटों में किया गया। कूर्म तांबे की प्लेटों में किसका उल्लेख किया गया है, नरसिंह वर्मन प्रथम के विजय का, जो कि पुलकेशिन द्वितीय पे हुआ था। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव शासक है, अपने पिता का बदला लेना चाह रहा था। और ये कहाँ पे लड़ा गया, मणिमंगलम की लड़ाई में। ध्यान रखना, तो मणिमंगलम की लड़ाई किसके किसके बीच हुई है, पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच में। ध्यान रखना, वह शहर के संस्थापक थे। शहर का नाम था मामल्लपुरम। मामल्लपुरम शहर के संस्थापक थे नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान अखंड मंदिर बनाए गए थे। अखंड मतलब टूटे फूटे कहीं से नहीं है, एक साथ जुड़े हुए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। राष्ट्रकूट ने व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया और कन्नड़ साहित्य ने अपने समय के दौरान इसकी शुरुआत देखी है। ठीक है, तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया। राष्ट्रकूट ने क्या किया, व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया और कन्नड़ साहित्य ने अपने समय के दौरान इसकी शुरुआत देखी। राष्ट्रकूट शासक है अमोघ वर्ष प्रथम। इसने कन्नड़ भाषा में पहली काव्य कृति लिखी थी अमोघ वर्ष ने। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम ने, तो ये अच्छा लेखक भी था, तो ध्यान रखना, इसलिए सही उत्तर इसका हो गया सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या सी है इसका सही उत्तर। व्याख्या देखते हैं क्या है। राष्ट्रकूटों ने व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। राष्ट्रकूट दरबार में कई विद्वान थे। राष्ट्रकूटों के काल में कन्नड़ साहित्य की शुरुआत हुई है। अमोघ वर्ष का कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में पहला काव्यकृत है। कविराज मार्ग नाम है किताब का इनके, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका गठन वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है। वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया, किसका, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का, तो बात सही है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं, ये भी बात सही है। यह दिशा निर्देश देता है और नियमों को निर्धारित करता है जिसके तहत जानवरों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के जो दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, वो जानवरों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। डी इसका सही उत्तर। हाँ, देखते हैं क्या भाई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, वैधानिक निकाय है, अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं। वैधानिक निकाय, पर्यावरण मंत्री अध्यक्षता करते हैं। देश भर में के चिड़ियाघरों को विनियमित करने का काम करता है भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। CZA पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, CZA पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत बनाया गया वैधानिक निकाय है। ये भी ध्यान रखना, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा बनाया गया वैधानिक निकाय है। प्राधिकरण दिशा निर्देशों को पालन करता है, नियमों को निर्धारित करता है जिसके तहत जानवरों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। चिड़ियाघर के बीच वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो अनुसूचियां हैं 1 और 2 के तहत सूचीबद्ध लुप्त प्राय श्रेणी के जानवरों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। ये भी ध्यान रखना है। तो सूची 1 और 2 के तहत जो लुप्त प्राय श्रेणी की प्रजातियां हैं उनको आदान प्रदान पर नियंत्रण रखता है। क्या हो, यही भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ऐसे, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। सही बताना है ना, तो देखते हैं कौन सा कथन इसमें सही है आपका। तो भाई, केवल एक संगठन को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया जा सकता है, गलत है। ठीक है, दूसरा है, NIA द्वारा मामले की जांच किए जाने पर जब्ती संपत्ति की कुर्की की मंजूरी देने के लिए उसने राज्य पुलिस को अधिकार दिया हुआ है। क्या ये सही है? ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सही पूछा गया था लेकिन दोनों ही गलत निकले। इसका सही उत्तर डी है। हाँ ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या है इसकी, देख लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज
प्रिवेंशन एक्ट, इसे 1967 में अधिनियमित किया गया था, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों संघों की प्रभावी रोकथाम करना है। अधिनियम के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों तक चार्जशीट दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। 2019 का संशोधन हुआ यूएपीए का, वो देखते क्या है। इसमें कुछ आधारों पर आतंकवादियों के रूप में व्यक्तियों को नामित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। पहले था कि केवल संगठनों को ही घोषित किया जाएगा आतंकवादी, ठीक है, लेकिन अब व्यक्ति भी हो सकता है। यह एनआईए के महानिदेशक को अधिकार देता है कि जब एनआईए द्वारा मामले की जांच की जाती है तो संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी दे दी जाए। राज्य पुलिस को नहीं दिया गया अधिकार, ठीक। किसको दिया गया? एनआईए के महानिदेशक। पहले इसके लिए राज्य पुलिस की सहमति आवश्यक थी, जिसने इस प्रक्रिया में देरी की, ठीक है। पहले सहमति आवश्यक थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है माल और सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। कौन सा कथन सही बताना है? तो यह एक छाता कर है जो सभी प्रत्यक्ष करों को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो सभी प्रत्यक्ष करों को ग्रहण करेगा, यह एक छाता कर है क्या? नहीं। जीएसटी करों की कैस्केडिंग को समाप्त कर देगा और कराधान को सरल बना देगा। तो बात सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। बी इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है, वैल्यू एडेड टैक्स है, जो वस्तुओं के निर्माण, बिक्री, उपभोग के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। यह भारतीय केंद्र राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तु और सेवा पर जो लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, उनकी जगह लेगा जीएसटी। इसका उद्देश्य है अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापक होना, ठीक। नीति निर्माताओं ने भारत जैसे संघीय देश में एकीकृत कराधान प्रणाली के लाभ को लगातार प्रतिध्वनित किया है। लाभों की एक लंबी सूची जिन्हें जीएसटी कानून के परिणामस्वरूप दावा किया जा रहा है, और इस तरह का एक लाभ कैस्केडिंग टैक्स प्रभाव को हटा रहा है। सरल शब्दों में कर प्रभाव का अर्थ होता है कर पर कर, ठीक है। यह ऐसी स्थिति है कि जिसके परिणाम स्वरूप किसी उपभोक्ता को कर के परिणाम स्वरूप कर और मुद्रास्फीति की कीमतों पर कर का भार उठाना पड़ता है। तो कर का प्रभाव यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर मिलने के लिए बुलाता है जब वह ठीक समझे। सही बात है, कहीं भी बोल सकते हैं भाई। दूसरा है, स्पीकर संसद के सत्रों को बुलाने पुरस्कृत करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो सही उत्तर हो गया, सही पूछा गया इसलिए सही उत्तर हो गया ए, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या इसका सही उत्तर, सही इसका एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 85(1) क्या कहता है भाई। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय स्थान पर मिलने के लिए बुलाता है जहां की वह उचित समझता है, लेकिन 6 महीने उसके अंतिम सत्र में एक सत्र में बैठने और उसके अगले सत्र में बैठने के लिए नियुक्त तारीख के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब जैसे आज अगर बैठक हुई है तो अगली बैठक 6 महीने बाद होगी, इसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। 6 महीने के अंतिम सत्र में एक सत्र में बैठने और उसके अगले सत्र में बैठने के लिए नियुक्त तारीख के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात सही है। प्रधानमंत्री निचले सदन के नेता हैं, लोकसभा के नेता होते हैं। इस क्षमता में वह संसद के सत्रों को बुलाने, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं सत्र को बुलाने के लिए, ठीक। दूसरे शब्दों में हालांकि संसद को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, बाद की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए लास्ट प्रश्न है, ये भी एक देख लेते हैं, ठीक है, बाकी कल करेंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना
आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यह प्रवासियों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा दुर्दशा को कम करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया, जो NFSA या किसी अन्य राज्य PDS योजना के तहत कवर नहीं किए गए थे। बात तो सही है। दूसरा है, इस योजना ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन वितरण का लक्ष्य, 80 नहीं 8 करोड़ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है भाई। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 8 करोड़ प्रवासी व्यक्तियों, ठीक है, 8 करोड़ प्रवासी व्यक्ति हैं, 80 करोड़ NFSA लाभार्थियों का 10% है। 80 करोड़ NFSA हैं लाभार्थी हैं, उनका 10% है ये। 8 करोड़ प्रवासी व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देश भर में प्रवासी या फंसे हुए प्रवासी कामगारों, मजदूरों, अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा की दुर्दशा को कम करने में मदद करने के लिए योजना शुरू की गई है, जो NFSA के तहत या किसी अन्य राज्य PDS योजना के तहत कवर नहीं किए गए थे उनके लिए। ठीक, या फिर अपने NFSA खाद्यान्न का उपयोग करने में वो सक्षम भी नहीं थे। ठीक है, और ये हुआ कब है? कोविड-19 स्थिति के दौरान ऐसा किया गया है। इस योजना के तहत प्रवासियों, फंसे हुए प्रवासियों 2 महीने तक की बात है, और मई और जून की बात हो रही है। मई और जून में की अवधि के लिए ऐसा प्रति व्यक्ति के लिए 5 किलोग्राम की प्रति माह के हिसाब से मुफ्त राशन प्राप्त करना था। अभी हमने पिछला वीडियो एक हमने बनाया था, उसमें क्या बताया था कि मई जून तक तो था, लेकिन उसकी अवधि को अब बढ़ा दिया गया है 5 महीने के लिए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। इसी संबंधित प्रश्न था वो भी, तो उसमें हमने बता दिया था कि ये 5 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के साथ अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।